हमारी कहानी एक छोटे लड़के फ्रांज से शुरू होती है। आज सुबह स्कूल के लिए थोड़ा लेट है। सूरज तेजी से चमक रहा है और पेड़ों में चिड़ियां गा रही हैं। फ्रांज आज स्कूल छोड़ देने की सोचता है। उसे लगता है कि आज का दिन बाहर बिताना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे खेतों में दौड़ना और प्रशिया के सैनिकों को अभ्यास करते देखना बहुत पसंद है। स्कूल, खासकर उसकी फ्रेंच की क्लास, उसे एक बोझ लगती है। उसने पार्टिसिपल्स पर अपना पाठ तैयार नहीं किया है और उसे डर है कि उसके टीचर एम हैमेल उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। इस डर के कारण वह अपने शहर के छोटे से स्कूल हाउस की ओर और भी धीरे चलता है। जैसे ही फ्रांस टाउन स्क्वायर से गुजरता है, उसे एक छोटी भीड़ दिखती है। वे बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से आई हैं। हारी हुई लड़ाइयों की खबरें और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश वहीं पोस्ट किए गए हैं। फ्रांस सोचता है कि अब क्या बात हो सकती है। वह थोड़ा चिंतित महसूस करता है, लेकिन उसे जल्दी है, इसलिए वह बिना रुके भीड़ के पास से गुजर जाता है। वह खुद से कहता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। उसे बस स्कूल पहुंचना है, इससे पहले कि उसे फिर से देर होने के लिए ज्यादा परेशानी हो। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर होता है। आप गली से दूर से भी आवाजें सुन सकते हैं। डेस्क जोर से खुलते और बंद होते हैं। छात्र एक साथ अपने पाठ दोहराते हैं, जिससे बहुत शोर होता है। टीचर का बड़ा रूलर सबका ध्यान खींचने के लिए मेज पर खटखटाता है, लेकिन आज सब कुछ अजीब तरह से शांत है। यह रविवार की सुबह की तरह शांत है जब सब चर्च में होते हैं। यह खामोशी असामान्य है और इससे फ्रांस और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी और गलत दिन तो नहीं आ गया। यह शांति भारी और अजीब लगती है। फ्रांस स्कूल हाउस की खिड़की तक दबे पांव जाता है और अंदर झांकता है। वह अपने सहपाठियों को पहले से ही अपनी सीटों पर बैठे देखता है। वे सभी बहुत शांत हैं और गंभीर दिखते हैं। एम हैमेल अपनी भयानक लोहे की रूलर अपनी बाह के नीचे दबाए हुए क्लासरूम में इधर उधर चल रहे हैं। फ्रांस जानता है कि उसे दरवाजा खोलकर सबके सामने चलना पड़ेगा। उसे शर्म से अपना चेहरा लाल होता हुआ महसूस होता है। वह इस बात से बहुत डरा हुआ है कि एम हैमेल क्या करेगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। उसे अंदर जाना होगा और अपने टीचर और शांत इंतजार कर रहे क्लासरूम का सामना करना होगा। ये दिन पहले से ही उसके द्वारा जाने गए किसी भी अन्य स्कूल के दिन से बहुत अलग है। जब फ्रांस आखिरकार दरवाजा खोलकर क्लासरूम में आता है तो उसे उम्मीद होती है कि एम हैमेल गुस्सा होंगे। वह देर से आने के लिए डांट खाने को तैयार है, लेकिन उसके टीचर उस पर चिल्लाते नहीं हैं। इसके बजाय एम हैमेल बहुत प्यार से बोलते हैं। वह कहते हैं, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। फ्रांस अपने टीचर की कोमल आवाज से हैरान है। वह जल्दी से अपनी सीट पर खिसक जाता है। अभी भी दौड़ने से थोड़ी सांस फूली हुई महसूस कर रहा है। वह तभी बैठ पाता है जब वह क्लासरूम और अपने टीचर के बारे में और भी असामान्य बातें नोटिस करना शुरू करता है। इस बहुत ही अजीब दिन पर फ्रांस अपने टीचर एम हैमेल को देखता है और कुछ ऐसा देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एम हैमेल ने अपना सुंदर हरा कोट पहना हुआ है। उन्होंने अपनी झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई है। सभी पर कढ़ाई की हुई है। वह ये खास कपड़े केवल उन दिनों पहनते हैं जब निरीक्षण होते हैं या जब पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार का दिन नहीं है, इसलिए फ्रांस समझ नहीं पा रहा है कि उसके टीचर इतने औपचारिक रूप से क्यों तैयार हैं। एएम में हैमेल बहुत गंभीर और शानदार दिखते हैं, जिससे कमरे में अजीब गंभीर भावना और बढ़ जाती है। टीचर के फैंसी कपड़े दिन को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, लेकिन फ्रांस अभी भी नहीं जानता कि क्यों। फिर फ्रांस क्लासरूम के पीछे देखता है। वह जो देखता है उससे वह चौंक जाता है। पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती हैं, गांव के लोगों से भरी हुई हैं। बूढ़ा हौसर अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ वहां बैठा है। पूर्व मेयर वहां है और पूर्व पोस्ट मास्टर भी है। उनके साथ कई अन्य बड़े गांव वाले चुपचाप बैठे हैं। वे सभी बहुत दुखी और गंभीर दिखते हैं। शहर के इन महत्वपूर्ण लोगों को स्कूल रूम में छात्रों की तरह बैठे देखना बहुत असामान्य है। फ्रांस को एहसास होता है कि उन्हें आज यहाँ लाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा होगा। स्कूल रूम का पूरा माहौल गंभीर और अजीब है। सामान्य हलचल और चहल पहल गायब है। उसकी जगह एक भारी सन्नाटा है। छात्र शांत हैं। एम
हैमेल अपने बेहतरीन कपड़ों में सजे हैं और गांव के बड़े लोग पीछे बैठे हैं। फ्रांज ये सब देखकर भ्रमित है। उसे आश्चर्य और थोड़ा डर महसूस होता है। वह जानता है कि यह स्कूल में एक सामान्य दिन नहीं है। वह बाकी सभी के साथ हैमेल के पाठ शुरू करने का इंतजार करता है। उसे उम्मीद है कि उसके टीचर यह समझाएंगे कि सब कुछ इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है और हवा में इतनी शांत उदासी क्यों भरी हुई है। हेमल क्लास के सामने खड़े होते हैं और एक गंभीर और विनम्र आवाज में वे वो शब्द कहते हैं जो फ्रांस के लिए सब कुछ बदल देते हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वे समझाते हैं कि बर्लिन से एक आदेश आया है। अब से अल्साइस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। एक नया मास्टर कल नई भाषा सिखाने आएगा। वे कहते हैं, ये उनका फ्रेंच में बहुत आखिरी पाठ है। ये शब्द फ्रांस को बिजली के झटके जैसे लगे। अचानक सुबह की सभी अजीब बातें पूरी तरह से भयानक रूप से समझ में आ गईं। बुलेटिन बोर्ड पर भीड़, शांत क्लासरूम और ग्रामीणों की उपस्थिति, ये सब इसी खबर की वजह से था। ये सुनकर फ्रांस की अपने पाठों के बारे में भावनाएं तुरंत बदल गईं। जितनी बार उसने फ्रेंच सीखने के बारे में शिकायत की थी, अब उसे गहरा पछतावा हो रहा था। वह अपनी किताबों के बारे में सोचता है जो कुछ ही देर पहले इतनी परेशानी वाली लगी थी। अब वे पुराने दोस्तों जैसी लगती हैं जिन्हें वह हमेशा के लिए खोने वाला है। उसे अचानक क्लास में ज्यादा ध्यान न देने का बहुत दुख होता है। वह चाहता है कि उसने अपने पार्टिसिपल्स सीखे होते और हेमल को और ध्यान से सुना होता। जिस भाषा को उसने हल्के में लिया था, वह अब उसे अनमोल और सुंदर लगती है और उसे खोने का विचार उसके दिल को दर्द से भर देता है। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी इस नुकसान के एहसास को साझा करते हैं। पीछे बैठे गांव के बुजुर्ग अपना सम्मान दिखाने आए हैं। वे हेमल को 40 साल की वफादार सेवा के लिए स्कूल और समुदाय का धन्यवाद करने के लिए वहां हैं। वे अपने देश और अपनी भाषा के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए भी वहां हैं, जो उनसे छीनी जा रही है। वे उदास दिखते हैं क्योंकि उन्हें भी पछतावा है कि जब मौका था तो उन्होंने अपनी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उनकी उपस्थिति उनकी पहचान के एक हिस्से को खामोश अलविदा कह रही है। उस फ्रांसीसी संस्कृति को अंतिम श्रद्धांजलि है जिसे वे प्रिय मानते हैं। ये उनका यह कहने का तरीका है कि उन्हें और ज्यादा न सीखने का अफसोस है। हेमल खुद गहरी भावनाओं से भरे हैं। वे फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हैं। इसे दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा कहते हैं। वे उनसे कहते हैं कि उन्हें इसे आपस में बचाना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वे समझाते हैं कि जब कोई लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी है। वह केवल व्याकरण का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, वह पहचान, स्वतंत्रता और आशा का पाठ पढ़ा रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनके छात्र और उनका गांव याद रखें कि वे कौन हैं, भले ही उनकी दुनिया उनकी इच्छा के विरुद्ध बदल रही हो। जैसे ही पाठ जारी रहता है, फ्रांस पूरे मन से सुनता है। पहली बार हेमल की कही हर बात आसानी से समझ में आती है। फ्रांस ये देखकर हैरान है कि वह कितनी अच्छी तरह से साथ चल पा रहा है। वह सोचता है कि शायद उसने पहले कभी इतनी सावधानी से नहीं सुना था। वह यह भी सोचता है कि शायद हेमल ने पहले कभी इतनी धैर्य से सब कुछ नहीं समझाया था। ऐसा लगता है जैसे शिक्षक उन्हें अपने पास मौजूद सारा ज्ञान देना चाहते हैं, इससे पहले कि उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़े। पाठ एक शांत तीव्रता से भरा है, क्योंकि बोले गए और सुने गए हर शब्द में अंतिम विदाई का भार है। कमरे में हर कोई पूरी तरह से केंद्रित है, अपनी फ्रांसीसी विरासत का हर आखिरी कतरा सोखने की कोशिश कर रहा है। पाठ के अंतिम क्षण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। लेखन पाठ के बाद चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। उसी क्षण प्रशियाई सैनिकों के तुरही, जो अपने अभ्यास से लौट रहे थे, खिड़कियों के नीचे से बजते हैं। यह ध्वनि स्कूल के दिन के अंत और उनके शहर में फ्रांसीसी पाठों के अंत का संकेत देती है। हेमल अपनी कुर्सी से उठते हैं। वह बहुत पीले पड़ गए हैं। वह बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत तीव्र हैं। वह दुख से घुट रहे हैं और शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। वह अपनी आवाज से विदा नहीं कह पाते हैं, इसलिए वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का दूसरा तरीका ढूंढते हैं। बोलने में असमर्थ
एम हैमेल श्यामपट्ट की ओर मुड़ते हैं। वह एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से वह बड़े अक्षरों में 2 शब्द लिखते हैं। वह लिखते हैं वाइव एले फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। ये शक्तिशाली शब्द उनके छात्रों और उनके गांव के लिए उनका अंतिम संदेश है। वे अपने देश के प्रति उनके प्रेम की घोषणा है और उन ताकतों के खिलाफ विद्रोह की पुकार है जो उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रही है। श्यामपट्ट पर लिखे शब्द देशभक्ति और लचीलेपन का प्रतीक हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि जब कोई भाषा वर्जित हो जाती है तब भी एक राष्ट्र की भावना उसके लोगों के दिलों में जीवित रह सकती है। फिर बिना एक शब्द कहे एम हैमेल अपना सिर दीवार से टिका देते हैं। वह छात्रों को हाथ से इशारा करते हैं, ये बताते हुए कि पाठ समाप्त हो गया है, स्कूल की छुट्टी हो गई है। उनका इशारा कहता है आप जा सकते हैं। ये कहानी हमें एक सुंदर और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि हमें हमेशा अपनी भाषा, अपने शिक्षकों और अपनी संस्कृति को संजोना चाहिए। हमें किसी चीज के असली मूल्य को समझने के लिए उसके खोने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आइए फ्रांस के पछतावे और एम हैमेल के जुनून से सीखें। आइए हम जो कुछ भी हमारे पास है यहीं और अभी उसके चले जाने से पहले उसकी कद्र करें।